चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक जो हमने देखा है ना चैरिटेबल ट्रस्ट में, उसको पहले एक बार क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर समझते हैं कि कल क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हम देखो, ये बात हुई थी कि ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को कुछ इनकम होती है और ट्रस्ट को कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये चीज हम डे वन से समझ रहे, भाई ट्रस्ट को कुछ इनकम है तो कुछ एक्सपेंसेस भी। अब जब भी ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, दो मेथड होती है बुक्स बनाने की, ऐसा क्वेश्चंस में आता है। ये क्वेश्चन की बात चल रही है, रियल लाइफ में कोई लिंक नहीं करना है इसको, कोई भी कैश बेसिस पे आजकल बनाता ही नहीं। कैश के क्या होते हैं, ट्रस्ट के पास दो मेथड है जिसके बेसिस पे ये क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। एक कैश बेसिस होता है तो एक होता है अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अगर इन्होंने कैश बेसिस ऑफ सिस्टम फॉलो करके रखा है तो आप जो रिसिप्ट लोगे ना, वो सारी वही रिसिप्ट लो जो एक्चुअल में आपको मिल चुकी है, और वही एक्सपेंसेस लो जो एक्चुअल में आप दे चुके हो। अरियर्स लिखा है तो आप नहीं लोगे अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने ऐसा डिजाइन करके रखा है कि ये जो ट्रस्ट है ये कैश सिस्टम फॉलो करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मेरे एडिशनल उसमें होंगे, जिसमें ये आईसीआई के ही क्वेश्चंस हैं कि उसने कैश बेसिस भी देख के रखा है, एक्रूअल बेसिस भी देख के रखा है। अगर कैश बेसिस है तो मैम इनकम तभी कंसीडर होती है जब ये इनकम क्या होगी, मुझे रिसीव हो चुकी हो, अक्रूअल बेसिस पे नहीं होती है। तो हम बचपन से जानते हैं, क्लास 11 से। और एक्सपेंस भी वही कंसीडर होंगे जो हमारे क्या हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में जो करके रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने अक्रूअल बेसिस पे कहीं भी एक्सपेंसेस में आज तक अक्रूअल एक्सपेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। दैट मीन्स क्वेश्चन में उसको अप्लाई ही नहीं किया। क्वेश्चन में ये सीधे आते हैं और क्वेश्चन कैसा होता है कि भाई ये अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है ट्रस्ट, और 100 करोड़ इसको मिल चुके हैं, लेकिन सपोज करो 10 करोड़ की फीस अभी आउटस्टैंडिंग है। ऐसा ही लिखते हैं ये। जब क्वेश्चन तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा कि वहां क्या लिखा है कि 100 करोड़ तो रिसीव हो गया है, 10 करोड़ और आउटस्टैंडिंग है। तो मैम अगर मैं अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रही हूँ तो ऐसे केस में जब मैं बोलती हूँ कि मेरी इनकम कितनी हुई है तो मैं सिर्फ वहां पे 100 करोड़ लूंगी, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम वो वैसा ही फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कल जो क्वेश्चन देखा है, कल क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, एक्सपेंस एक्चुअल में क्या था, अक्रू हो गया था और अक्रू बेसिस पे इन्होंने ले लिया था। इन्होंने पेमेंट तक का वेट नहीं किया था। कल के क्वेश्चन में यही था, कुछ एक्सपेंस था, अक्रू कभी हुआ और पेमेंट जुलाई में जाके हुआ, लेकिन उसने तभी ले लिया था क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा था। ये पुराना क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज तुम जो कंफ्यूज हो रहे थे वो ये है कि मैम इनकम मुझे हुई, तो इनकम कंसीडर करते वक्त अगर अक्रूवल दिया है तो तुम अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करोगे। इनकम देते वक्त तुम्हें कैश बेसिस दिया है तो तुम कैश बेसिस ही फॉलो करोगे। लेकिन वहां जो बात लिखी थी वो 85% के ऊपर थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरी इनकम में से मुझे 15% का डिडक्शन मिलता है। कुछ भी कर लो बिना सोचे समझे, एग्जेम्पशन मुझे 15% का मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी बात, इसके बाद जो बचा हुआ 85% है वो इनकम की है ही नहीं। जो सेक्शन 11 टू इनकम हाईलाइट करके बोल रहे थे ना, वो इनकम की बात नहीं है। वहां पे ये जो बचा हुआ, बची हुई इनकम है, मेरी बची हुई इनकम अगर कैश बेसिस फॉलो करते हो तो मिल भी चुकी होगी, अगर कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हो तो नहीं भी मिली होगी। तो चाहे मिले या नहीं मिले ये इनकम, लेकिन ये 85% को हम अप्लाई तभी मानेंगे जब आप क्या कर चुके होगे, इसका पेमेंट कर चुके होगे। क्योंकि तुम एक्सपेंस किससे करोगे, इनकम से। तो उसकी लैंग्वेज ये थी कि चाहे तुम्हें फिर इनकम मिले या नहीं मिले, लेकिन तुम एक्सपेंस अगर कर रहे हो तो एक्सपेंस का पेमेंट होना जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि वो आपने क्या की है, अप्लाई करके रखी है। अब ये कहाँ पे मिला मुझे, स्टडी मटेरियल में। जब तुम लेकिन क्वेश्चंस पे जाओगे ना तो ऐसा लफड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सादा चीज है। अगर अक्रूवल सिस्टम है तो कैश बेसिस में भी अक्रूवल फॉलो होता है, एक्सपेंस में भी तुम्हारा वो चीज फॉलो होती है।
अरियर्स वाली चीज हम एक्सपेंस में भी नहीं लेते अगर ये अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, तो ये क्वेश्चन खुद आईसीआई के ही है, तो हम उसमें आईसीआई को वो नहीं कर सकते। देखा जाए तो सिस्टम वही सही है, जब पूरा अक्रूवल फॉलो हो रहा है तो पूरा अक्रूवल फॉलो होता है। ठीक है, तो जो कल तुम बोल रहे थे ना मैम, ये इनकम बेसिस का भी देख रखा है, अरे यहाँ तो 85% पे वो बोल रहा है मेरी बची हुई इनकम, तो चाहे तुमने अगर कैश बेसिस फॉलो किया था ये इनकम मिली होगी तुम्हें, या फिर तुमने अक्रूवल फॉलो किया होगा ये इनकम मिले या नहीं मिले, हम अप्लाइड तभी मानेंगे कि तुमने चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई किया जब तुमने इसकी पेमेंट की हो, उसका ऐसा मतलब है। उसको अभी अगर तुम्हें अभी भी डाउट नहीं तो अपने लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो अभी हमारा बहुत लंबा जाएगा फिर। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैम हमने अभी चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था। चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने ये कर लिया कि रिसीप्ट सेक्शन में क्या होता है, पेमेंट में क्या होता है, इतनी बात की थी। रिसीव में हमने ये देखा था कि मैम एनोनिमस डोनेशन भी मिलता है, ये कल देख चुके हैं हम। एनोनिमस डोनेशन में कुछ ना कुछ तो डिडक्शन था, वो डिडक्शन ये था कि 5% लो आप टोटल डोनेशन का, या फिर 1 लाख विच एवर इज हायर, इतने डिडक्शन को हम 30% पे टैक्स नहीं करेंगे, जिसका ये मतलब है ये स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था ये हर जगह मेरे रिसिप्ट सेक्शन में मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसका एडजस्टमेंट होता ही है। और देखा था कि इसके अलावा डोनेशन आपको रिसीव हो सकते हैं, लेकिन अगर डोनेशन कॉर्पस की तरह रिसीव हुआ है तो आपको इसको 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना पड़ेगा, तभी ये डिडक्शन, ये जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो एग्जेम्प्ट होगा। फिर हमने देखा था डोनेशन में अगर अदर देन कॉर्पस मिला है तो अदर देन कॉर्पस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो आपको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। और हमने देखा था कि मैम इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूशन भी रिसीव हो सकता है, इसके अलावा हमको प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह आ सकता है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मतलब कुछ भी आए आप ये समझो, अगर इस पैसे को अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो इस पे डिडक्शन वगैरह आपको मिलते जाएंगे, ये हमने पढ़ लिया। फिर एक्सपेंस में हमने एक चीज स्पेसिफिकली देखी थी कि मैम ट्रस्ट डोनेशन भी दे सकता है, तो डोनेशन देते वक्त उसको अगर वो कॉर्पस की तरह डोनेट कर रहा है तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अदर देन कॉर्पस डोनेट करता है तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा। इतना शॉर्ट कट हमने कल क्या करके रखा है, देख के रखा है। अब मेरे को ना थोड़ा थोड़ा इसमें इनकम्प्लीट पोर्शन जो था, जो एक्चुअल में देखा जाए तो कभी भी मेरे किस चीज के लिए यूज नहीं आता, वो कभी भी मेरे लिए यूज ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन में। अब वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कौन सी चीजों पे। मैम देखो आपने कहा था ट्रस्ट में अगर आपको क्या चाहिए, सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन चाहिए, तो सेक्शन 12 एंड 11 का एग्जेम्पशन चाहिए तो पहली कंडीशन है कि ट्रस्ट को चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं समझ लेती हूँ कि आज रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर होती क्या है। अब अपन डायरेक्टली किस पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर पे। तो पेज नंबर 206, चलो अब पेज नंबर 206 पे क्या क्या लिखा है उसके हिसाब से चले तो देखा जाए तो आगे ये एग्जिस्टिंग वाले का काम नहीं है, लेकिन जब बुक में हट जाएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैम सपोज करो कोई ट्रस्ट है, ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा होता था ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, ऐसा होता था कि ट्रस्ट को कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लेना होता था, ट्रस्ट को लेना होता था अंडर सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन। मैम अगर ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर होता है, लेकिन अब एक नया सेक्शन आ गया दैट इज सेक्शन 12AB। मतलब क्या है, मतलब बोलते हैं कि देखो पहले ऐसा होता था कि यू वुड रिक्वायर टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, अब वो सेक्शन सिर्फ चेंज किया है और सेक्शन चेंज करके क्या कर दिया कि इट शुड गेट रजिस्टर्ड अंडर 12AB। यहाँ तक बात समझ में।
अब होता क्या है मैम, सपोज करो ये रहा मेरा एक ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन, ये जो अमेंडमेंट आया था, ये आया था मैम 1/4/2021 को। मेरे ट्रस्ट उससे पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका है, वो रजिस्टर्ड था 12AA में। तो बोलते हैं अगर ऑलरेडी आपका ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है तो उसको 12AB में शिफ्ट तो होना पड़ेगा। बट वो शिफ्टिंग की डेट क्या है, बोलता है ये जो अमेंडमेंट आया ना, इस अमेंडमेंट के बाद आपके पास कुछ टाइम लिमिट होगी इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कुछ नहीं है, वो 3 मंथ्स के अंदर इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो 12AB के अंदर। तुम्हारे पास क्या है, 3 मंथ्स है। अब मैम ये 3 मंथ्स कहाँ से काउंट करें, शुड आई काउंट 3 मंथ्स फ्रॉम हियर, या फिर कुछ और लिखा है, बोला है 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, सॉरी 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट इन विच अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। तो यहाँ पे जब ये अमेंडमेंट आया, यहाँ से 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, चेंजेस करवा लेने हैं। अब चेंज करवाने के लिए क्या दोगे, एप्लीकेशन। अब मैम सपोज मैंने एप्लीकेशन दी, कौन सी डेट को दी, 1/4 को हुआ है, मैंने सपोज करो मैम एप्लीकेशन दी, 3 मंथ्स बोला है ना, तो मैंने 2 मई को एप्लीकेशन दे दी। ये लोग कब मेरा चेंजेस करके देंगे, तो बोलते हैं कि ये तुम्हें 12AA से 12AB में शिफ्ट कर देंगे, इस मंथ का एंड होने दो। तो इस मंथ का एंड होगा मतलब 31st, ठीक है। इसके बाद से हम 3 मंथ्स काउंट करेंगे, इतने महीने के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मतलब पहले तुम्हारे पास एप्लीकेशन का टाइम लिमिट है, फिर उनके पास चेंजेस करने का टाइम लिमिट है। क्या मैम इसको याद रखना चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने चले गए कब से, जो जितनी भी ट्रस्ट थी ना ये 12AA की, वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, 12AB में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस पे किसी तरह का MCQ आना ज्यादा चांसेस नहीं है, ज्यादा मतलब 99% के चांसेस नहीं है। अब लेकिन मुझे इसी के बेस से कुछ समझाना है, वो क्या है, देखो जब पहले 12AA में तुम रजिस्टर हुए थे, पुरानी जमाने की बात है, जब तुम 12AA में रजिस्टर्ड हुए थे, तुमने क्या किया होगा, एप्लीकेशन तो दी होगी ना रजिस्ट्रेशन के लिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो तुमने एप्लीकेशन दी होगी। ये एप्लीकेशन किसको दी होगी, तुमने CIT को दी होगी कि भाई CIT मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, और CIT ने क्या ऐसे ही रजिस्ट्रेशन दे दिया होगा, नहीं, CIT ने क्या किया होगा, जो भी उसको इंक्वायरी करनी है उसने पूरी इंक्वायरी की होगी, उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसने सारी इंफॉर्मेशन मांगी होगी, ये चेक करने के लिए कि सही में चैरिटेबल पर्पस है या नहीं, और तुम सही में ऑब्जेक्टिव के लिए काम भी करते हो या नहीं। तो मैम पहले आपने CIT को एप्लीकेशन दी, CIT ने जितनी इंक्वायरी निकालनी है सारी इंक्वायरी निकालने के बाद ही आपको क्या दिया होगा, रजिस्ट्रेशन दिया होगा। ये पहले ऐसा ही हुआ होगा क्या, यहाँ तक बात समझ में। अब यहाँ पे तुम्हें कई जगह क्या चीजें मिलेगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और एक जगह फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात आएगी। उसके पर्पस के लिए ये मैं पुराना बेस बता रही हूँ। तो मैम जब 12AA में मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए था, ये था मेरा CIT को दी थी एप्लीकेशन, उसको जितनी इंक्वायरी वगैरह करनी थी उसने क्या कर लिया, उतनी इंक्वायरी कर ली, और ये मुझे पकड़ा दिया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। अब मैम जैसे ही आप 12AB में आओगे, ये तो सिर्फ सेक्शन चेंज हो रहा है ना, द सेक्शन इज चेंजिंग। इसने यहाँ पे भी तो इंक्वायरी की ही थी, अब वापस यहाँ इंक्वायरी करने की जरूरत क्या है, फिर से क्यों इंक्वायरी करेगा जब सिर्फ इट इज जस्ट अ शिफ्ट ऑफ सेक्शन। क्या ये बात समझ में, तो वहां पे फिर से 12AB में रजिस्ट्रेशन लेते वक्त वो वापस इंक्वायरी थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही चीज को अपने को समझना है कि यहाँ पे लिखा है कि जब 12AB से 12AA से 12AB में जाओगे तो लिखा है 5 इयर्स का रजिस्ट्रेशन मिलेगा विदाउट इंक्वायरी। क्या लिखा है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन विदाउट इंक्वायरी, पेज नंबर 206 दिखा। उसका रीजन ही है कि भाई पहले सारी इंक्वायरी हो चुकी है, अब इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, हम बिना इंक्वायरी किए तुम्हें सीधे सीधे 5 इयर्स का रजिस्ट्रेशन देते हैं। आगे ये फर्स्ट समझ में।
अब ये चीज समझ में आ गई, ये पुराने जमाने की बात है जब ऐसा हुआ करता था कि पुराने जमाने में ये लोग रजिस्ट्रेशन दे दिया करते थे इंक्वायरी करके। अब नया जमाना अलग है, इसको ध्यान से समझो। अब हम उस जमाने की बात करें जब मुझे डायरेक्टली 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना है। मेरे को डायरेक्टली क्या लेना है, 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन। अब मैम ये जो डायरेक्टली आपको 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना है, इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से आप किसी को तो एप्लीकेशन दोगे, CIT PCIT जो होगा हम देख लेंगे। आपने क्या किया, इसको एप्लीकेशन दी। पहले ये लोग इंक्वायरी करते थे फिर तुमको रजिस्ट्रेशन देते। अब ये बोलते हैं तुमने एप्लीकेशन दी, अब एप्लीकेशन देने के बाद ये पहले तुमको 3 इयर्स का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। प्रोविजनल मतलब अभी कोई इंक्वायरी नहीं की हमने, जस्ट जैसे तुमने एप्लीकेशन दी एक टाइम लिमिट के अंदर तुमको प्रोविजनली बोल दिया हाँ जाओ रजिस्टर्ड। प्रोविजनल हो, जैसे प्रोबेशन पीरियड पे जॉब पे जाते हैं ना 6 महीने कि आ जाओ, बाद में बताएंगे तुमको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे कि तुम्हें प्रोविजनली 3 साल की क्या दे देंगे, वो रजिस्ट्रेशन देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन भी विदाउट इंक्वायरी, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना प्रोविजनल है, पता नहीं आगे तुम चलोगे भी या नहीं चलोगे, तो विदाउट इंक्वायरी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मतलब एक चीज समझो, जब जब 12AB में जाओगे, जब जब उसको एप्लीकेशन करोगे, तब तब तुम्हें पहली बार में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा। पहली बार गए कि आज मुझे मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना है, तो पहले तो वो देगा तुम्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मैम इसको फाइनल में कब कन्वर्ट करेंगे, करेंगे ना, फाइनल में कन्वर्जन जरूर करेंगे इसका। ये आगे जाके फाइनल में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन फाइनल में कन्वर्ट होने के बाद 5 इयर्स का इसको मिलेगा रजिस्ट्रेशन पीरियड। जैसे ही फाइनल में कन्वर्ट हुआ इसको क्या मिलेगा, 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब वो 5 साल का रजिस्ट्रेशन देने के लिए पहले क्या लगेगी, इंक्वायरी, क्योंकि अब हम फाइनल दे रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में, बीच बीच में आप टाइम लिमिट डालते जाते हैं। तो प्रोसीजर सिर्फ इतनी है कि 12AB में रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप एप्लीकेशन करोगे, पहले प्रोविजनल 3 साल का मिलेगा, फिर फाइनल मिलेगा 5 साल का, बट फॉर दैट इंक्वायरी इज नीडेड। अब इसमें फिलर्स भरते हैं। तो सबसे पहले मैम पहली बार ऐसा है कि हमको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है, न्यू ट्रस्ट, नया नया ट्रस्ट बना है। तो बोलता है अगर तुम्हें ट्रस्ट जो नया नया बना है तो उसके लिए हमको एप्लीकेशन करनी होगी। हमको एप्लीकेशन करनी है तो एप्लीकेशन की भी तो कुछ टाइम लिमिट है। तो अब वो टाइम लिमिट क्या बोलता है, 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर इन विच द रजिस्ट्रेशन इज सॉट। तुमको लग रहा है 2022 में तुमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। आने वाले ईयर में तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बोलता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर ये वाला स्टार्ट हो उससे 1 महीने पहले ही हमको एप्लीकेशन दे दो। मतलब वो ईयर स्टार्ट होने के पहले भविष्य में तुमको पता होना चाहिए कि तुम जा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन लोगे, तो वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के 1 मंथ प्रायर ही तुमको क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो मुझे याद पता है क्या रखना है, ये टाइम लिमिट याद रखनी है, क्योंकि यही तो वो है जो एक्चुअल चालू है कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे लोगे। मुझे लग रहा है 2023 में मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो मुझे वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो 1/4/23 उसके 1 महीने पहले ही दे देना है क्या, एप्लीकेशन। मतलब फरवरी मंथ में तुम्हारी एप्लीकेशन, मार्च मंथ में तुम्हारी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में। फिर मैम एप्लीकेशन तो आपने दे दी, एप्लीकेशन को ये लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके क्या देंगे आपको, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। हाँ, पर उसका भी टाइम लिमिट क्या है, 1 month from the end of the month in which application received. 1 month from end of the month, जब एप्लीकेशन रिसीव होगी उसके मंथ को एंड करेंगे 1 month from the end of the month in which application received. अब इसको याद करवा दूंगी, अभी ऐसा लगना चालू होगा पता नहीं कितनी टाइम लिमिट है, बट बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन दी हमने 1 महीने पहले और 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी और मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कितने ईयर का, 3 ईयर का, और इसमें कोई इंक्वायरी नहीं है, सीधे दे दिया।
अब मेरे को तो सिर्फ ऐसा लग रहा था मैम कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने एक एप्लीकेशन दे दी। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन कब लेना है, तुम कब एप्लीकेशन करोगे फाइनल रजिस्ट्रेशन की। तो बोलता है पहली चीज, हो सकता है तुम फाइनली वो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए तुम ट्रस्ट पे रजिस्टर हुए थे, तुमको लग रहा है अब वो रजिस्ट्रेशन का दिन आ गया है क्योंकि अभी तो प्रोविजनल लिया है। बोलते कि फाइनली तुम वो काम करने जा रहे हो जिसके लिए तुमने ये ट्रस्ट को रजिस्टर किया था, या फिर क्या हो गया कि तुम्हें समझ में आ रहा है यार ये 3 इयर्स एंड होने वाले हैं, प्रोविजनल का टाइम पीरियड एंड होने वाला है, उससे पहले फाइनल ले लेना चाहिए। तो अब इसमें कुछ मेरे को ऐड करना है। तो बोलते हैं कि तुम्हें लग रहा है ना कि 6 months prior to the expiry of approval और 6 months from the commencement of activity, बोलते हैं कि एंड होने वाला है ना ये 3 years, तो एक काम करो इसके 6 months पहले ही तुम क्या कर लो, एप्लीकेशन कर लो। पता चल रहा है ना 3 years एंड होने वाले, तुम्हारे पास 6 months पहले ही क्या चली जानी चाहिए एप्लीकेशन। या फिर तुमने उससे पहले तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया अपना, तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया उसके 6 महीने के अंदर तुम क्या कर लो, एप्लीकेशन ले लो, विच एवर इज अर्लियर, जो तुमने पहले किया है वो देखो। और यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब सारी चीजें लर्न होना स्टार्ट होंगी। पहला आपने ये बोला कि नया नया कोई ट्रस्ट है तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के 1 month पहले ही एप्लीकेशन जानी चाहिए। और अगर ट्रस्ट ऑलरेडी मेरे को क्या है, प्रोविजनल मिल गया, मुझे फाइनल पे जाना है, तो फाइनल की टाइम लिमिट क्या है एप्लीकेशन की, या तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने के 6 month के अंदर जाओ, या फिर वो 3 years एंड होने वाले उसके 6 month के पहले ही चले जाओ। मतलब 6 month का टाइम रहता है, 3 years एंड होने से पहले उतने में तुम चले जाओ, विच एवर इज अर्लियर, ये एप्लीकेशन की टाइम लिमिट है। अब मैम ये लोग कब मुझे रजिस्ट्रेशन देंगे, तो हर जगह जहाँ पे लिखा है ना कि इनके पास कितना रजिस्ट्रेशन देने का टाइम लिमिट है, तो हर जगह लिखा है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ये कॉमन है। जब जब उनके पास टाइम लिमिट आएगी तो एंड ऑफ द मंथ रहेगा। तो देखो पहली बार प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए मैंने दिया था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बोला 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन एप्लीकेशन रिसीव। फिर जब मुझे फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहिए था तब क्या है, 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव। तो वो एंड ऑफ द मंथ हर जगह है। क्या यहाँ तक बात समझ में? मैम प्रोविजनल आपने बोला 3 years कोई इंक्वायरी नहीं, और फाइनल कितना बोल रहे हो 5 years जिसमें इंक्वायरी लगेगी। ठीक है। अब मैम इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा सिंपल सी बात है, ट्रस्ट ऑलरेडी क्या है, ट्रस्ट नया नया ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड है मेरा, 12AB में ही रजिस्टर्ड है, 5 साल खत्म होने वाले ना अब उसके, ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब 5 years खत्म होने वाले, तो वही करो ना, 6 month फ्रॉम दी प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही 6 महीने पहले दे दो उनको कि हमारा 5 years एंड होने वाला है। अब फिर हमारे पास टाइम लिमिट क्या रहेगा, 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव। अभी वो मंथ भी याद करवा दूंगी, बट पहले समझो जब भी इनके पास टाइम लिमिट है एंड ऑफ द मंथ है। ठीक है। फिर मैम अब फाइनल रजिस्ट्रेशन तो बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं, जब भी फाइनल रजिस्ट्रेशन फिर से लोगे फिर 5 years, फिर 5 years, हर बार हम इंक्वायरी करें क्योंकि 5 years के लिए दे रहे हो, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन है, फिर 5 years के लिए, फिर 5 years के लिए, तो हम हर बार क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैम ट्रस्ट ने ना मॉडिफिकेशन कर लिया, मतलब देखो मेरा ट्रस्ट था, ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड हुआ इसने बताया था ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को किया चेंज। अगर उस ऑब्जेक्टिव को चेंज किया मतलब मॉडिफिकेशन किया, अरे हमने इंक्वायरी की थी, तुमने बताया था ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, अब तुम उस ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहे हो तो तुमको हमें बताना तो पड़ेगा कि तुमने कुछ तो चेंजेस किए। तो तुम हमें कितनी दिन में बताओगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 30 days के अंदर बता देना कि ये चेंजेस किए हैं। फिर हमारे पास टाइम लिमिट है 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव। अच्छा तो सिर्फ 1 month आप बोल रहे हो, 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव फॉर प्रोविजनल, वहीं पे तुम्हारा 1 month टाइम पीरियड है, बाकी सब जगह 6 month है, फिर तुमको रटना नहीं। ठीक है।
तो इसका मतलब प्रोविजनल के लिए 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड, और फाइनल हो या फिर मॉडिफिकेशन हो, कुछ भी हो, इनके पास 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड, उतना टाइम लिमिट है, तुमको हाँ या ना करनी है। मैम मॉडिफिकेशन किया है, इंक्वायरी तो करेगा वो सामने वाला, उसीलिए तो तुमको बोला है कि तुम हमें बता देना, और इंक्वायरी करके 5 इयर्स का टाइम लिमिट देगा वापस तुमको। ठीक है, लास्ट वाला, ट्रस्ट बिकम्स इनऑपरेटिव ड्यू टू 11/7। 11/7 करने के बाद इस पे आएंगे, लेकिन इसका टाइम लिमिट वगैरह सब कर लेते हैं कि कुछ तो रीजन हुआ जिसके कारण, वो रीजन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन कैसा कुछ रीजन हुआ है कि मेरा ट्रस्ट अब इनऑपरेटिव हो और मुझे उसको ऑपरेटिव करवाना है। 11/7 में कोई रीजन जिसके रीजन से मेरा ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो गया और मुझे उसको ऑपरेटिव करवाना है। भाई तुमको क्या करना है, 6 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट, जब तुम उसको ऑपरेटिव कराना चाहते हो, ऑपरेटिव करवाना है उससे पहले 6 महीने पहले, ये वाला असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो उसके 6 महीने पहले ही हमको बता देना। अभी फिर से बोल रही हूँ, ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो उसके 6 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, यहाँ असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने से पहले बताना है, और जब तुम सबसे पहले ऊपर थे ना, वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले बताना है। तो दोनों में डिफरेंस है। 6 मंथ फ्रॉम प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, तो इसको हाईलाइट रखो, ये असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैम मेरा कोई तो रीजन था जिससे ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो गया, उसको मुझे ऑपरेटिव करना है, तो तुम असेसमेंट ईयर देखो कि किस असेसमेंट ईयर में तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने पहले तुम उसको ऑपरेटिव करवाने के लिए बोलना, और वही ले दे के हमारे पास टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव, वो तुमको क्या दे देंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे 5 इयर्स का विद इंक्वायरी। यहाँ तक बात समझ में? अब इसको समेट लेते हैं कि लर्न कैसे करेंगे। तो मैम एक चीज समझ में आई, वो जो ऑलरेडी ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है उसमें टाइम लिमिट अलग है, जिसको याद बस फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं। ठीक है, पहली बार अगर मैं 12AB में रजिस्टर हुई हूँ तो पहली बार तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही होगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स का होगा, कोई इंक्वायरी नहीं। बट तुमको पहले ही सोचना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके 1 महीने पहले मुझे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी। तो यहाँ भी 1 मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर है, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ तुमको क्या मिल जाएगा, जब एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो दे देगा कि हाँ या ना तेरे को प्रोविजनल मिलेगा या नहीं। तो पहली बार में 1/1 ही चल रहा है, एक बार 1 मंथ पहले, और इधर हो गया 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। ये समझ में है? पहली बार पहला 1/1/1, फर्स्ट 1/1/1, तीनों जगह 1/1/1, ये दिमाग में बैठा। दूसरा, अब मैम फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब तुम कितने भी चीजें पढ़ लो, सिवाय मॉडिफिकेशन के हर जगह 6 मंथ प्रायर टू द एंड, 6 मंथ प्रायर, 6 मंथ प्रायर, मतलब 6 महीने की कहानी चल रही है हर जगह। अब मैम पहली बार मुझे क्या चाहिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बोलता एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो 6 मंथ के अंदर, और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, वो 3 इयर्स एंड होने वाले, तो 6 मंथ प्रायर कर लो, विच एवर इज अर्लियर, और फिर से 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव, तुमको हाँ या ना मिल जाएगा। आया समझ में? मैम मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करना 30 डेज में मॉडिफिकेशन बता देना हमको कि करा है। ठीक है, 30 डेज में बता दिया, फिर हमारे पास वही ले दे के टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव। मैम पहली बार ट्रस्ट को क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, वो फाइनल पीरियड का था, वो 12AB में ही रजिस्टर्ड था, वो उसको पहली बार क्या करना है, एक्सटेंशन करना है कि फाइनल टाइम खत्म होने वाला है, क्या करो 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी करो, और फिर से 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब अब समझ रहे हो हर जगह 6 से चल रहा है, और पहली बार में 1/1/1 था, हर जगह फिर 6 ही। इनऑपरेटिव हो गए हम, इनऑपरेटिव हो गए तो बहुत एडवांस में सोचना पड़ेगा, मतलब 6 मंथ प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ योर असेसमेंट ईयर तुमको एप्लीकेशन देनी है, और फिर उनके पास ले दे के टाइम लिमिट कितना है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज। आया समझ में? अब वो ग्रीन 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 जो है अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है उसको, बट इतना समझ में आया टाइम लिमिट। अब इसको याद कैसे रखोगे, फर्स्ट वाले में 1/1/1,
बाकी सब जगह 666। सिर्फ एक फर्स्ट टाइम जब तुम फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे तो विच एवर इज अर्लियर होगा। फर्स्ट टाइम वाले में क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर। अब मैम फ्रॉम विच ईयर एग्जेम्पशन अंडर 11-12 अवेलेबल, ये इसका पूरे का एक ही क्रक्स है। जो जितना भी ग्रीन में उन्होंने लिखा ना, उसका क्रक्स ये कि जब तुम एप्लीकेशन करते हो ना, एप्लीकेशन की ईयर से तुमको दे देते हैं एग्जेम्पशन, ना कि जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिला है। तो बोलता है कि मैम एग्जेम्पशन कब से मिलेगी? जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उस दिन से, या फिर जब से मैंने एप्लीकेशन की। तो बोलते हैं जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन की है उस ईयर से तुमको एग्जेम्पशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आया? तो अब तुम इसको पूरा पढ़ोगे ना, उसका एक ही क्रक्स है कि जब तुमने एप्लीकेशन की है उस ईयर से ही तुमको एग्जेम्पशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या इसको अलग से रटना है? नहीं, इसका क्रक्स है कि ये इतना है। अब छोटे छोटे फिलर्स और भरते हैं। तो मैम ये तो बात हुई कि रजिस्ट्रेशन अगर लेना है तो रजिस्ट्रेशन का आपने टाइम लिमिट बताया, एप्लीकेशन का इसको आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हो? इसको मैं एमसीक्यू में 100% एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चीजें एमसीक्यू में डेट में ही तो कंफ्यूजन देते हैं वो सारा। तो 100% एमसीक्यू में ये आ सकती है कभी भी। और फिर एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन देने के लिए टाइम लिमिट देके रखी है। हाँ, इसमें एक ही टाइम लिमिट अलग है। सबसे पहले प्रोविजनल की, प्रोविजनल में है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1 मंथ प्रायर करो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के। और इनकी एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का भी टाइम लिमिट क्या है? 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है मैम? सेकंड है आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 6 मंथ 6 मंथ। 6 मंथ क्या है? फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जब तुमने स्टार्ट किया। और 6 मंथ क्या है? प्रायर, कहां से? वो तुम्हारा 3 ईयर एंड होने से पहले। वही हो गया। और इसमें क्या लिखना है? विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ मैम क्या आएगा? वही 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, पीसीपीटी वही है। मैम तीसरा क्या है? पहली बार हमको एक्सटेंशन चाहिए। मैं सीधे बोल रही हूँ, एक्सटेंशन चाहिए तुम्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन का। फिर से 6 मंथ प्रायर, सब 6 मंथ पे चल रहा है। 6 मंथ प्रायर फ्रॉम एक्सपायरी। और यहाँ पे फिर से 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव। मैम मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफाई किया तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे तुमको। 30 डेज में हमको एप्लीकेशन करना है। हमारे पास 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ रहेंगे। मैम हमारा इनऑपरेटिव हुआ है किसी रीजन से ट्रस्ट, तो फिर से 6 मंथ प्रायर है, लेकिन 6 मंथ प्रायर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ असेसमेंट ईयर है। और हमारे पास फिर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ रहेंगे। डन? ओके, चलो। अब मैम ये सब एप्लीकेशन किसको करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 209। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, किसी काम की चीजें नहीं है। 209 पे आ जाओ। क्या लिखा है? अगर तुमने रजिस्ट्रेशन करवाना है 208 पे, और 12AB का प्रोसीजर लिखा है वहां पे। 208 12AB प्रोसीजर क्या लिखा है? सिर्फ हाईलाइट करते जाओ जो मैं बोलती जा रही हूँ, साथ साथ हाईलाइट करते जाओ। मैम किसको एप्लीकेशन देनी होगी? तो हाईलाइट कर लो CIT PCIT को, सिर्फ CIT PCIT। ठीक है, तो हमको एप्लीकेशन किसको देनी होती है? CIT PCIT को एप्लीकेशन देनी होती है। अब आगे की बात तुमको पता है। यहाँ क्या लिखा है? 3 इयर्स का वो रजिस्ट्रेशन देगा। अब तुमको पता है ना, पहली बार में प्रोविजनल ही होता है और 3 इयर्स का होता है। तो वो सेकंड लाइन तुम काट दो, पढ़ना भी मत। ठीक है, सीधी बात, मुझे बस वो हाईलाइट करना था। मुझे एप्लीकेशन देनी है CIT PCIT को। ठीक है मैम, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है तुम बताओ? एप्लीकेशन मिल जाएगी तो वो क्या करेगा? बैठ के तुम्हें एक बार में रजिस्ट्रेशन देगा? नहीं, कॉल करेगा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो बस वो लाइन हाईलाइट कर लो, कॉल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, कॉल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? बुलवा ली इसने चीजें। अब काम की चीज वो क्या देखेगा मैम? 2 चीजें देखेगा। जेन्युइन है कि नहीं भाई तुम्हारे ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव? तो हाईलाइट क्या करो? जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी।
एंड को स्पेसिफिकली हाईलाइट करो, एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एनी अदर लॉ। ये दो चीजें चेक करता है, इसका एमसीक्यू ऑलरेडी आ भी चुका है। मैम जब भी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना हो और सीआईटी को रजिस्ट्रेशन देना हो, सीआईटी दो चीजें चेक करेगा कि ऑब्जेक्टिव जेन्युइन है कि नहीं, और अगर ऑब्जेक्टिव जेन्युइन है तो सेकंड चीज चेक करेगा कि कोई और लॉ, इनकम टैक्स के अलावा जितने भी लॉ है वो जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है सबका कंप्लायंस किया है, क्योंकि दूसरे लॉ का कंप्लायंस नहीं करे तो तुम यहाँ क्या कंप्लाई करोगे इनकम टैक्स का। समझ में? तो दो चीजें, कंप्लायंस विद अदर लॉ लिखा है, इनकम टैक्स नहीं लिखा, कंप्लायंस विद एनी अदर लॉ, दूसरे लॉ को कंप्लाई करते हो जेन्युइन है या नहीं, ये दो चीजें चेक करता है वो। और बस सेटिस्फाई हो जाएगा अगर तो दे देगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो रिफ्यूज करेगा। तो क्या हाईलाइट करोगे? आफ्टर सेटिस्फाइंग, रिफ्यूज और कैंसिल विद इन टाइम लिमिट, या तो क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये क्या ही अपने हाईलाइट भी करने की जरूरत नहीं है, तो इन चीजों को क्रक्स समझ में आया। सीआईटी को देना हो, दो चीजें क्या चेक करनी है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आया? अब मैम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। अब तुमको रजिस्ट्रेशन मिल गया और बाद में क्या हुआ, एक चीज बताओ, तुम्हें आज मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया, बाद में तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव बदल दो, कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। अगर ऑब्जेक्टिव में हम बदलते तो 30 डेज के अंदर बताएंगे, कि वो 30 डेज में याद है तुम्हें इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करके उनको लगता है नहीं भैया तो वो कैंसिल कर देंगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। या फिर तुम दूसरे लॉ के साथ कंप्लायंस करना बंद कर दो तो भी तो वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मतलब जिन दो कंडीशन पे तुमको रजिस्ट्रेशन मिला था, आगे चल के तुम कुछ भी वायलेशन करते हो इन कंडीशन का, तो आगे जाके तुम्हारा क्या हो सकता है, कैंसिलेशन भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। वेयर रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो 12 AB में दिया था, एंड सब्सिक्वेंटली सीआईटी या पीसीआईटी को क्या नोटिस होता है कि वायलेशन है। समझ गए? तो क्या हाईलाइट करो, वायलेशन, सिर्फ वायलेशन। आगे जाके सब्सिक्वेंट ईयर हाईलाइट करो एंड वायलेशन हाईलाइट करो। देख रहे हो पेज नंबर 209 पे? तो सब्सिक्वेंट हाईलाइट करो और हाईलाइट करो वायलेशन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, वायलेशन एंड एनी प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, या तो सीआईटी को किसी एओ ने रेफरेंस दिया है, एओ ने बताया भैया कि यहाँ पे इस बंदे का स्क्रूटनी चल रहा है तो गड़बड़ दिख रही है। अभी हम 143(3) क्या ये सब नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सीधे क्या हो, रेफरेंस फ्रॉम एओ, एओ से कुछ ना कुछ रेफरेंस है कि भाई हमने ना स्क्रूटनी में ये चीजें देखी है इसकी। एओ अपने बड़े वाले को बताएगा ना, क्योंकि 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी करके उसको कुछ तो गड़बड़ मिली है। अब वो सेकंड प्रोवाइजो क्या है वो वहां पढ़ के फिर इसको लिंक करेंगे कि उसको कुछ गड़बड़ मिली है तो वो सीआईटी को बता रहा है ये गड़बड़ है। तो क्या हाईलाइट करो, रेफरेंस फ्रॉम एओ और 143(3). या फिर सीबीडीटी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसको सिलेक्ट कर रहा है केस को कि गड़बड़ तो है कुछ, तो हाईलाइट करो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीआईटी, सिलेक्टेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीआईटी। सीबीआईटी के सिस्टम है कुछ, उसके हिसाब से भी ये केस सिलेक्ट हो गया। अब तुम ही बताओ क्या होगा, तुमको ऐसे ही तो कैंसिलेशन नहीं देंगे, पहले तुमसे इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे, तुम जवाब दोगे, या तो वो सेटिस्फाई होगा या तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुमको कैंसिलेशन देगा, सेटिस्फाई हो गया तो बेचारा चुप बैठ जाएगा, यही होगा। तो सीधे मैं बोलूं, ये जो रेड रेड में ऑलरेडी लिखा है कॉल किया डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद या तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करेगा, कैंसिल भी कर सकता है, वही लिखा है। लास्ट में आ जाओ, जो भी करना है उसको, हाँ करना है ना करना है, जो भी करना है उसको कितने टाइम में करना पड़ेगा, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इशूड बाय सीआईटी पीसीआईटी। ये मेन है। तुमको आगे सब्सिक्वेंट ईयर में कोई इंक्वायरी बिठानी थी इन रीजन से, तो जो भी ऑर्डर होगा, तुमने जब भी फर्स्ट नोटिस इशू किया था उसके 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कंप्लीशन करना।
तुम्हें पता है टाइम लिमिट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और टाइम लिमिट में ही कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। अभी तक हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन में कहीं कहीं जगह टाइम लिमिट देखी, हमने वेरियस एंटिटी में कहीं कहीं पे जाके क्या देखी, टाइम लिमिट देखी। कब तक मुझे चार्ट दोगे टाइम लिमिट का? बोलो, एक चार्ट सिर्फ टाइम लिमिट पे चाहिए मुझे, जहां इंटरनेशनल से पेज पलटना स्टार्ट करना और यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि वेरियस एंटिटी आज सबसे मेन पार्ट तो खत्म। बोलो कब दोगे? तुम डेट दे दो, उससे पहले मैं नहीं पूछूंगी। 2-3 दिन। 2-3 दिन, हाँ। चारुल मैडम अब क्या बोलेंगे? 2-3 दिन। वो ब्लर के पीछे हंसी जो दिख रही है ना, उसके हिसाब से तो 2-3 दिन भी कम दिख रहे हैं मेरे को तुम्हारे। नेक्स्ट मंथ मैम। नेक्स्ट मंथ, हाँ तो 2-3 दिन सही बोली तुम तो, बिल्कुल। जुलाई आ ही गया। हाँ पीयूष, मंडे ठीक है, विच एवर इज लेटर कर दिया हमने, तो मंडे को तुम प्लीज करो ये चीज। मंडे तक जितने चैप्टर हो जाएंगे ना, और सबका देना फिर, ठीक है? चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या किया? अभी तक हमने सिर्फ इतना बोला कि मैम पहले तो रजिस्ट्रेशन देंगे, रजिस्ट्रेशन देने के बाद सब्सिक्वेंटली या तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने चूज कर लिया, या रेफरेंस फ्रॉम एओ आया, या तुमने कोई वायलेशन किया तो वो इन्फॉर्मेशन कॉल करेगा, सेटिस्फाई होगा या तो नहीं होगा। जो भी उसको देना है वो 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर है, वो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो फर्स्ट नोटिस इशू किया था वहां से क्या करेगा, अपना ऑर्डर पास करेगा। अब मैम इशू क्या होता है और सर्व क्या होता है, ये अभी इसलिए बता रही हूँ, असेसमेंट प्रोसीजर में इससे ज्यादा अच्छे से करके रखा है। मैम एक चीज होती है इशू, एक चीज होता है सर्व। सर्व का मतलब है इस एसएससी को मिलेगा जिस दिन इस एसएससी को मिलेगा, उस दिन से काउंटिंग होगी कि उसको डिलीवर हो गया ये नोटिस, उसको बोलते हैं सर्व। बट यहाँ पे इशू होने का मतलब क्या है? इशू होने का मतलब, पहला, हमारे एओ ने सोचा कि इसको नोटिस देते हैं, सोचने से इशू होता है? नहीं। उसने मैम टाइपिंग कर ली नोटिस की, टाइप्ड, इस दिन मानू। मैम टाइप करने के बाद उसने साइन कर दिया एओ ने, क्या इसको इशू मानू? या फिर मैम इसने टाइप किया, इसने साइन किया, फिर अपने सीआईटी को भी दिया, उसने भी साइन किया, अब माने इशू हो गया? या फिर मैम ये साइन होने के बाद हमने क्या किया, ये हमारे पोस्ट ऑफ, ये पियून भैया है, इन पियून भैया को देख दिया कि जाओ लेके जाओ, इस दिन इशू माने कि हमारे यहाँ से हमने निकाल दिया। या फिर जिस दिन इन पियून भैया ने पोस्ट ऑफिस वाले भैया को दिया उस दिन इशू माने, मतलब कब इशू मानोगे? इतनी सारी चीजें चल रही, यहाँ पहले सोचा भाई साहब ने, या टाइप किया या साइन की, यहाँ पे सीआईटी ने भी साइन की कि हाँ तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसको नोटिस इशू होना चाहिए, फिर पियून भैया को दिया, फिर पियून भैया ने जाके क्या किया, पोस्ट ऑफिस वाले को किसी दिन जाके दिया, तो इशू कब होगा? यहाँ पे इशू होगा, यहाँ पे इशू होगा, यहाँ पे होगा, या फिर जब एओ ने लिख दिया था, उसने साइन कर दी थी, तब होगा। बी पक्का? भाई मेरे घर से कब निकला? जब पोस्ट ऑफिस वाले को थमा दिया, ये अब तेरी जिम्मेदारी। तो ये वो दिन होता है, और इसका एमसीक्यू ऑलरेडी यू विल फाइंड इन योर एमसीक्यू बुकलेट, कि जिस दिन तुमने पोस्ट ऑफिस वाले भैया को दे दिया उस दिन इशू हो जाता है नोटिस। और जिस दिन इन भैया को मिल गया, मैम ये भैया तो घर पे ही नहीं थे, ताला लगा हुआ था, अब क्या करें, अब तो इनके हाथ में ही नहीं है, ऐसा नहीं कि हाथ में देना है, स्पून फीडिंग नहीं है, उसके एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए, उसके एड्रेस पे डिलीवर हो गया तो वो सर्व माना जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं मैम, ये स्पेसिफाइड वायलेशंस कौन से हैं? आपने एक चीज हाईलाइट करवाई थी ना कि आपने प्रीवियस ईयर में कुछ वायलेशंस किए हैं जिसके कारण हमको इंक्वायरी करनी पड़ी कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें या नहीं करें। ये स्पेसिफाइड वायलेशन कौन से? ये स्पेसिफाइड वायलेशन यहाँ पे जो पड़ेंगे, ये पूरे के पूरे ट्रस्ट में तुमको यही चीजें दी हुई है कि कब कब ट्रस्ट तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। तो पॉइंट नंबर 1, इनकम अप्लाइड अदर देन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। तुमको बोला था ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए इनकम अप्लाई करो, क्या तुम ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए इनकम अप्लाई करो? नहीं।
अगर ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है। दूसरा, income which is not incidental to the attainment of objective separate books of account maintain। अब सुनो, हम बोलते देखो ट्रस्ट, ये अभी सेक्शन हम पढ़ेंगे जो यहीं पे पूरा बता रही हूँ। बोलता है ट्रस्ट तुमको क्या होती है, इनकम होती है। हाँ होती है। अब ट्रस्ट कौन सा है पता ना, ये मंदिर है, ये हमारा ट्रस्ट है। मंदिर के बाहर क्या किया इन्होंने, एक छोटी सी क्या लगाई है, शॉप लगाई है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, गीता देते हैं। स्कॉन वाले गीता देते हैं ना सस्ते दाम में, कम दाम में, ये वही है कि ये गीता क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। एक्चुअल में 500 की होती है, ये दे रहे हैं 150 रुपीज में। इनकम इज इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। ये इनकम मेन ऑब्जेक्टिव ये है ना कि कृष्ण जी के बारे में सबको पता चलना चाहिए, रिलीजियस पर्पस है ये, चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। तो यहाँ पे क्या, इनकम इज इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड थोड़ी बहुत इनकम हो रही है, तो पता है क्या बोलते हैं, इस इनकम के लिए तुम्हें सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे। ऐसा लिखा है कि तुम्हें क्या करना है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, प्लस उसका ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वायलेशन ही तो हुआ ही है। तुम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं करोगे तो ऑडिट क्या कराओगे उस बिजनेस इनकम का। आया समझ में? तो ये भी एक तरह का क्या है, तुम्हारा वायलेशन ही है। जो मेरी मेन बिजनेस है मैं उसी के साथ क्लब तो कर सकता हूँ ना। ये स्पेसिफिकली अलग करने को बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें कंसीलमेंट का भी एक टॉपिक है, तो अलग इसको रखने को बोलते हैं कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट तुमको ये वाला ऑब्जेक्टिव की इनकम हो रही है, तुम ये तो बताओ क्यों बताओ, अब रीजन देखो। बोलता है ट्रस्ट तुमको ये अलग से इनकम हो रही है, इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्टिव, हाँ हो रही है। पहला तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कहीं ये 20% से ज्यादा तो नहीं है। याद है हमने किया था डे 1 पे कि 20% से ज्यादा अगर ये इनकम है तो उस साल के लिए तो तुमको एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे पर तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अब एओ ने क्या किया, तुम्हारी इनकम कैलकुलेशन की। एओ अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, भैया ये तुम्हारी इनकम पूरी कैलकुलेट करने बैठा कैलसी पे। तुमने लिखी थी कि ट्रस्ट के ये बिजनेस की इनकम हो रही है, तुमको सपोज करो 3 लाख रुपीज। एओ ने इनकम कैलकुलेट करके बताई भाई ये 7 लाख रुपीज है। तो बोलता है ये जो कंसील्ड इनकम है ना, यहाँ पे कंसील्ड इनकम निकलेगी ना, ये कंसील्ड इनकम पे तुमको कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो तुम अलग रखो इन अकाउंट्स को ताकि हम देख पाए, क्योंकि ट्रस्ट वाली चीजें तो वैसे ही दान वान की होती है, उसमें कितनी इनकम हो रही है हमको क्या पता, पर हमको तो मेन चीज देखनी है बिजनेस इनकम इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। तो इससे रिलेटेड क्या है, वो 20% वाला पॉइंट। एक पॉइंट तुम्हारा ये आता है कि तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखना है, उसका ऑडिट करवाना है। जब भी एओ देखेगा और वो कंसील्ड इनकम निकालेगा तो उस कंसील्ड इनकम पे सेक्शन 11-12 का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। कंसील मतलब एओ ने मेहनत करके निकाली, तुम तो छुपा के बैठे थे, तो उसको एग्जाम थोड़ी ना करवाएंगे वो। आइए बात समझ में। तो ये भी तुम्हारा एक तरह का क्या होगा, वायलेशन हो गया। अब मैम हम ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन लेने गए, ये रजिस्ट्रेशन लेने गए ट्रस्ट का, पहुंचे, मना कर दिया नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन समझो। बोलता है ये जो तुमने ट्रस्ट बनाया है वो स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, सिर्फ एक ही धर्म के लिए तुमने क्या किया है, इस ट्रस्ट को बनाया। तो किसी एक धर्म की बेनिफिट के लिए बना रहे हो तो हम तुमको प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। बोलता है चलो स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, पर तुमने क्या किया, जो इसका फाउंडर है ना, फाउंडर को बेनिफिट पहुंचाते हो, या फिर इस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है मेन उसको बेनिफिट पहुंचाते हो, या फिर जिसने तुम्हें 20,000 से ऊपर का क्या दिया है, डोनेशन दिया है, तुम उसको क्या करते हो, बेनिफिट पहुंचाते हो। मतलब तुम जो बेनिफिट पहुंचा रहे हो वो किन लोगों को पहुंचा रहे हो, कुछ खास खास लोगों को ही अपना बेनिफिट दे रहे हो। तो वो जो तुम स्पेसिफाइड या खास लोगों को अपना बेनिफिट देते हो ना, हमको वो भी मंजूर नहीं है। ये चीज कहाँ पे लिखी है? पेज नंबर 210। पेज नंबर 210 पे आओ। बोलता है कि तुमको कब कब अब एग्जेम्पशन नहीं देंगे। प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है तुम्हारा,
अपने ही समाज के लिए, नहीं चलेगा। फिर तुम स्पेसिफिक कास्ट के लोगों के लिए काम करते हो, नहीं चलेगा। जो तुम्हें डोनेशन देता है, कितना डोनेशन देता है, ग्रेटर देन 50,000 तुम्हें जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, या फिर ट्रस्ट के फाउंडर हैं, ट्रस्ट के मेन लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए तुम काम करते, तो ऐसे ट्रस्ट को हम क्या नहीं देते, ऐसे ट्रस्ट को हम रजिस्ट्रेशन नहीं देते, और रजिस्ट्रेशन है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आई ये बात समझ में? तो सीधी बात है, तुम्हारा ट्रस्ट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम कर रहा है, स्पेसिफाइड लोगों के लिए काम कर रहा है, तो स्पेसिफाइड पर्पस हो या स्पेसिफाइड लोग हो, यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा तुमको, तुम वायलेशन कर रहे हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आया? अब ये भी एक वायलेशन का पॉइंट हो गया। अब तुम पता है तुमने क्या किया, तुमको रजिस्ट्रेशन दिया ही इस बेसिस पे था कि तुम अदर लॉ का कंप्लाइंस करते हो, तुम अदर लॉ का कंप्लाइंस नहीं कर रहे, मतलब जितनी चीजों के बेसिस पे उसने रजिस्ट्रेशन दिया था उसमें से एक भी चीज तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब मैं पूरा की पूरा ट्रस्ट का जितना भी चैप्टर है उसको एक बार कंसाइज करने वाली हूँ, और साथ में एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ। क्या जो पॉइंट नंबर 211 पे आओ तुम, पेज नंबर 211, यहाँ पे कुछ लिखा है, स्पेसिफाइड इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। बोलता है स्पेसिफाइड इनकम आपकी 30% पे टैक्सेबल हो जाएगी। मैम ये स्पेसिफाइड इनकम क्या है? सीधी बात, जो पहले हमने तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट की थी, तुमने कहा था तुम अप्लाई करोगे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, इसलिए एक्यूमुलेशन कर रहे हो। तुमने कहा था क्या कि जिस साल में मुझे ये इनकम मिलेगी उस ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर तो मैं अप्लाई कर ही लूंगा, तो आज हमने तुमको क्या दे दिया था, डिडक्शन दे दिया था। मतलब जिन जिन तरह से हमने तुम्हें डिडक्शन दिया और आगे जाके तुम उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते, तो वो बन गई हमारे लिए स्पेसिफाइड इनकम, और उस पर डायरेक्टली कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा, 30% पे टैक्स लगेगा। आई ये बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पे क्या करके रखिए, लिखिए, जहां जहां तुम्हें बोला सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखो, तुमने नहीं रखा, वो पैसा 30% पे टैक्सेबल है। पहले कुछ जगह पे एमएमआर की रेट होती थी, वो सब हट गया। अब डायरेक्टली कितने परसेंट पे टैक्सेबल होता है, 30% पे टैक्सेबल होता है। आया ये समझ में? डन? अब मैं पूरा रिवाइज करवा दूं एक बार चैरिटेबल ट्रस्ट, अब फ्लो में एक बार कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो मैं बुक के फ्लो में करा रही हूँ, तो तुम भी बुक के पेज नंबर 1 पे आ जाओ, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट के पेज नंबर 1 पे, ताकि सारा फ्लो बन पाए हमारा, वो जो छूटा होगा उसको कवरेज मिलेंगे। तो मैम सबसे पहले हम पेज नंबर 201 201 पे हमने क्या देखा, सबसे पहले मैम हमने पर्पस देखा था, ठीक है, कि कोई भी ट्रस्ट होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के पर्पस के अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। जिसमें योगा है, हाँ, जिसमें एजुकेशन है, रिलीफ टू पुअर है, बिल्कुल है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। लेकिन मेन चीज ये है कि एक चीज और होती है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट ही कहलाएगा, उसका पर्पस वही है, ये कहलाएगा। लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, तो यहाँ पे ये चीज देखना कि कहीं आपको जो टोटल रिसिप्ट हुई है ट्रस्ट की, उसके 20% से ज्यादा पैसा आपको एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का तो नहीं मिला है। अगर ऐसा है कि बिजनेस इनकम आपको 20% से ज्यादा रिसीव हो रही है, टोटल जितना भी रिसीव किया उससे ज्यादा 20% तो ये एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की रिसीव हो रही है, तो ऐसे केस में उस प्रीवियस ईयर के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करे, पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैम मेरा इनमें से कोई क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो 20% वाला क्लॉज ही एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन, ठीक है यहाँ पे, ओके, कोई डाउट? देन सेकंड, इसके बाद दिया मैम सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 दिया है बुक में। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, बोलता है देखो ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट की कुछ इनकम तो आंख बंद करके क्या कर लेना, एग्जेम्प्ट करना, आंख बंद करना और एग्जेम्प्ट करना, जिसमें सबसे पहले आएगा कि ट्रस्ट को एक कॉर्पस डोनेशन रिसीव होता है। बट मैम याद रखना, जब कॉर्पस डोनेशन रिसीव हुआ और उसने अगर 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में इसको रखा है, तो यस वो क्या था, एग्जेम्प्ट।
याद आया, ये हमने किया। ट्रस्ट रिसीव करेगा तो कॉर्पस डोनेशन 11/5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में जाना चाहिए। मैम बिना सोचे समझे 15% माइनस करना फ्रॉम द टोटल रिसिप्ट, वो तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। और जो भी इनकम आप चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन मैम ये इंडिया में अप्लाई करना, जो 85% आपका बचा उसको चेकिंग कैसे करते हो? इंडिया में क्या चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया? अगर ऐसा किया है, कुछ कंडीशंस चेक करेंगे तो आपका ये एग्जाम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसके बाद आते हैं मैम सुनो, 85% की बातें कर रहे हो, हाँ क्या होगा मैं अगर 85% नहीं अप्लाई कर पाऊँ? कोई रीजन है? क्या रीजन है? मैम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने इनकम कंसिडर कर ली, अभी तक इनकम रिसीव ही नहीं हुई, मुझे आउटस्टैंडिंग है, पैसा ही नहीं आया, तो उसको खर्चा कैसे करूं? तो बोलते हैं एओ को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले बता दो कि ये रीजन है इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर दूंगा, या जिस ईयर में रिसीव होगा उसके नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करूंगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। तो या तो जिस ईयर में रिसीव हुआ तब मैं बिल्कुल अप्लाई कर लूंगा, या उसके नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर लूंगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैम ये भी रीजन नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? मैम देखो, आपने क्या बोला, या तो जिस ईयर में रिसीव हुआ उधर अप्लाई करोगे, या तो उसके नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करोगे। क्या होगा मैम अगर नहीं ऐसा किया तो? ये हो गई ना तुम्हारी स्पेसिफाइड इनकम, इसको कितने पे टैक्सेबल कर देगा वो? 30%। समझ में है? वो स्पेसिफाइड इनकम की जो लिस्ट कर रहे थे ये वो है। फिर मैम इसके अलावा कोई भी रीजन मान लो, कोई भी रीजन है हम नहीं अप्लाई कर पा रहे, कोई रीजन क्या हो सकता है? भाई बल्क डोनेशन मिल गया, तुमको बल्क डोनेशन मिल गया, चाह के भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तुम उसको बोलोगे मैं नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर दूंगा। अगर सपोज करो नेक्स्ट ईयर में भी अप्लाई नहीं किया, भाई ये बन गई तुम्हारी स्पेसिफाइड इनकम और ये हो गई तुम्हारी 30% पे टैक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसके बाद आता है मैम, अब हमने क्या किया मैम, ये तो आप इनकम की बात कर रहे थे कि इसको डोनेशन रिसीव हुआ, अब मैं बिल्कुल इसके फ्लो के हिसाब से चल रही हूँ, जो बुक का फ्लो है, अपना फ्लो अपन कर चुके हैं। मैम इसने बोला है कि डोनेशन क्या है, आपने दिया है, तो आप किसी और ट्रस्ट को डोनेशन कर रहे हो। अगर आप किसी और ट्रस्ट को डोनेशन कर रहे हो करो, लेकिन एक चीज याद रखना, ये वो ट्रस्ट होना चाहिए जो एक्चुअल में या तो 12AA में रजिस्टर्ड हो या 12AB में। अभी तो पैरेलल सेक्शन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तभी तो हम मानेंगे कि हाँ ये वो ट्रस्ट है जिसको तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। दूसरा मैम इसको हम डोनेशन कर रहे हो और ये कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप डोनेट कर रहे हो तो आप कॉर्पस के फॉर्म में डोनेट नहीं कर सकते। अगर कॉर्पस के फॉर्म में डोनेट कर रहे हो तो तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये बात भी याद है, करके रखी थी। यहाँ तक ओके? इसके बाद क्या है मैम, इसके बाद बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्ट पीजीबीपी प्रोविजंस दिस एप्लीकेबल। ये करा है क्या? हाँ किया है। बोलते देखो, आप मैम बोल रहे हो ना कि आपने ट्रस्ट के पर्पस के लिए पैसे को अप्लाई किया। हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने ट्रस्ट के पर्पस के लिए पैसे को अप्लाई किया। बोलता है मैम 10,000 से ज्यादा अगर आप क्या करोगे, सिंगल डे सिंगल ट्रांजैक्शन इन कैश करोगे ना, ये अलाउ नहीं है। तो हमने पीजीबीपी का कौन सा प्रोविजन अप्लाई किया? 40A3। तो वही तो वो बोल रहा है कि जब तुम ट्रस्ट का एप्लीकेशन काउंट करोगे तो हम कौन से प्रोविजंस लगाएंगे? प्रोविजन पीजीबीपी के लगाएंगे कि 10,000 से ज्यादा तुम कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मैम दूसरा, या तो किसी रेसिडेंट को पेमेंट किया या तो किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया और तुमको बोला था टीडीएस डिडक्ट करना, तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट तो किया लेकिन उसको गवर्नमेंट को पे नहीं किया। ऐसे केस में अगर रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउ होगा वो एक्सपेंस, और नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन पीजीबीपी की है जो मुझे यहाँ पे करनी होती है। मैम क्या होगा, मैं नेक्स्ट ईयर जाके सपोज करो पे कर दूं गवर्नमेंट को, तो नेक्स्ट ईयर तुमको इसका अलाउंस मिल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ तक ओके? डन। फिर इसके बाद क्या मैम, ये टेम्पल वेम्पल की क्या बात बोली है, बहुत किसी काम की बात नहीं है, मतलब किस बात का ये अमेंडमेंट था वो भी नहीं समझ में आया। बट देखो, इफ ट्रस्ट हैविंग टेम्पल, ट्रस्ट किस फॉर्म में मैम? टेम्पल मॉस्क, मतलब किसी भी तरह का धार्मिक फॉर्म है। टेम्पल लिखा है, गुरुद्वारा लिखा है, चर्च, मतलब किसी भी रिलीजन का आप क्या कर रहे हो, टेम्पल वगैरह ऐसी जगह है। रिसीव एनी डोनेशन फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ सच प्लेसेस, अगर उनको रिपेयर रिनोवेशन के कुछ भी पैसा मिलता है, देन ट्रस्ट में ट्रीट सच सम एज कॉर्पस डोनेशन। तो बोलता है
ये किसी भी फॉर्म का टेम्पल है, कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी फॉर्म का इनका टेम्पल है, और इनको जो डोनेशन मिलता है इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मिलता है, तुम इसे कॉर्पस मानोगे। कब? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही कॉर्पस मानना। क्यों? बोलते तुमको पैसा तो दिया और बोल रहे कि सिर्फ रिपेयर में ही पैसा लगाना, मतलब तुमको कंडीशन बता दी कि इसी जगह पे ये पैसा लगेगा, कंडीशनल चीजें, तो बोलता है वो अमाउंट सिर्फ वहीं यूटिलाइज होगा, अमाउंट आप किसी और पर्सन को डोनेट नहीं कर सकते, और इसे अलग से एक कॉर्पस अलग से बॉक्स में बताना कि ये रिपेयर मेंटेनेंस का ही पैसा है। तो ऐसा कुछ करते हो, और साथ में इसको 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में ही रखना पड़ेगा जब तक रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कराते, तो ये मान लेना कि ये क्या है, कॉर्पस डोनेशन। फिर से बोलती हूँ मैम, रिलीजियन पर्पस के लिए बोल रहे हो, हाँ रिलीजियस वाली जगह पे ही बोल रहे, टेम्पल गुरुद्वारा, वहां तुमको कुछ पैसा मिला रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, मिल गया, तो ये मुझे पैसा मिला किसके लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा मिला। उसने बोला सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ और उसको लिखो कि ये इसी यही बॉक्स में रखना उसको, मतलब 11.5 में ही रखना, ठीक है। फिर स्पेसिफिकली बता रहे हैं इसके अलावा तुम निकालने जाओगे ना, बोलोगे मुझे सिर्फ खर्चा करना, नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ही निकालने देगा, मतलब वही पर्पस जो हम बोल रहे हैं, किसी को डोनेट मत करना, और इसको 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना। अगर ये सारी चीजें करते हो तो ये कॉर्पस डोनेशन। पढ़ लो इसको एक बार। ये वैसे इसलिए लाया होगा ना कि जो सामने वाला जो क्लेम करे सेक्शन 80 के अंदर, तो वो रिकंसिलेशन हो पाए प्रॉपर। हाँ बोलो, फिर से बोलो एक बार। मैम जैसे जो ये प्रोविजन है इंसर्ट इसलिए क्या होगा ना, जो सामने वाला सेक्शन जो सेक्शन 80 के अंदर अपनी इनकम रिड्यूस कर रहा है, तो उसको वो एक्चुअली अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, वो हम क्रॉस कह वेरीफाई। सकते हैं, कह सकते हैं। कितनी खुशी होगी ना, एक ऐसे लिंक बैठ जाता है तो। डन कर लिया। अब सपोज करो तुमने क्या किया, उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, तुमने 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं रखा, या फिर उनने बोला था इसको कॉर्पस ट्रीट करना, मतलब तुमने कोई भी कंडीशन वायलेट करी, तो ये कौन सी इनकम बनेगी, स्पेसिफाइड। कितने पे टैक्सेबल होगी, 30% पे, इसको क्या कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे। आया ये समझ में? तो जो भी चीजें तुमने बोला ना कि सीधी बात ये कंडीशन फॉलो करना, तुम वो कंडीशन फॉलो मत करो, सीधी बात है, स्पेसिफाइड इनकम और टैक्सेबल। आया? फिर मैम इसके बाद क्या बोला है, अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ कॉर्पस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन करंट ईयर। इसका क्वेश्चन देख लिया आपने कल, क्या था कि मैम आपने बोला ना कि कॉर्पस डोनेशन, मुझे अगर कॉर्पस से पैसा मिला है तो मुझे 11.5 के मोड में रखना है। अब इसमें से पूरा एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ मैम, ये पर्सन है, इसने डोनेशन दिया, किसको डोनेशन दिया मैम, इसने दिया ट्रस्ट को डोनेशन, किस फॉर्म में, कॉर्पस के फॉर्म में, ठीक है। कॉर्पस के फॉर्म में मिला है तो इनको क्या करना होगा, 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना पड़ता है। अगर ये 11.5 के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखते हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता है, समझ रहे हो, ऑलरेडी एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट इनकम में से तुम कोई एक्सपेंडिचर करोगे तो वो वापस तुम्हें थोड़ी ना एग्जेम्प्ट करने देंगे उसको। तो वही बात लिखी है कि अगर कॉर्पस का पैसा लगाते हो ट्रस्ट के लिए तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वापस उसको अप्लाइड नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तुम्हारी एग्जेम्प्ट इनकम नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको भी एक बार की रीडिंग क्विकली कर लो, यहीं की यहीं निपटाते जाओ, करो जल्दी से रीडिंग ये वाले पॉइंट को।
डन। अब इसके बाद क्या लिखा मैम, अगर आपने क्या किया है, कोई भी एप्लीकेशन आपने कैपिटल एसेट खरीदी, लोन लेके खरीदी, तो अगर आप लोन का रीपेमेंट करोगे तो रीपेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलता जाएगा, ये भी हम कर चुके, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मैम, इफ एनी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर ईयर शेल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ इन करंट ईयर। पिछले साल मैम मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा लगा दिया था, मैं अभी बोल रही हूँ कि इस बार मेरे को क्या करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना, एक्सपेंडिचर को कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, और इसको हाईलाइट करके रखो क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होता है। डन। चलो फिर इसके बाद क्या लिखा है कि जब भी ट्रस्ट को क्या करना है, अगर आपको सीधी सीधी बात है भाई, ट्रस्ट है, ट्रस्ट तभी कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ करेगा जब आप उसका पेमेंट करोगे। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो उसका आपको क्या अलाउ नहीं होगा, ट्रस्ट का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अब सेक्शन 11(2) क्या है, क्या हमने ये भी किया था, एक मिनट, मैम अगर हम कभी खर्चा नहीं कर पाते तो क्या एक्यूमुलेट कर सकते, तो अब ये वो 11(2) की बात वही लिखी है कि आप एक्यूमुलेट करो, उसे पर्पस बता दो, उसको टाइम बता दो, उसको ये बता दो कि या तो 5 इयर्स में इसको यूज कर लेंगे या फिर 5 इयर्स के जस्ट बाद जो ईयर आएगा हम इसको यूज कर लेंगे और सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखेंगे। क्या ये चीजें हमने की थी, इनको कनेक्ट होता जा रहा है, मैं फिर से पूरा एक बार बता रही हूँ बुक से। मैम इसमें से कोई भी कंडीशन मैंने वॉयलेट कर दी तो भाई कोई भी कंडीशन वॉयलेट करोगे तो ये इनकम क्या हो जाएगी, तुम्हारी स्पेसिफाइड इनकम हो जाएगी, और स्पेसिफाइड इनकम 30% पे टैक्सेबल होती है। इसमें बोला है जब भी तुमको देना हो ना एओ को कि मेरे को एक्यूमुलेशन करना है, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले एप्लीकेशन देना, और उस ईयर का रिटर्न तुम्हारा ड्यू डेट तक फाइल होना चाहिए, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं होना चाहिए। आया क्विकली 11(2) एंड 11(3) ये हमने देखा था, और 13(9) भी वही लिखा है कि अगर तुमने रिटर्न फाइलिंग टाइम पे नहीं किया तो फिर ये तुमको एक्यूमुलेशन का डिक्लेरेशन देने को नहीं मिलेगा। गो थ्रू करते जाओ जल्दी जल्दी, गो थ्रू मतलब ऐसे प्रॉपरली रीडिंग मत करो पर देख लो कि क्या यही लिखा है ना। बढ़े आगे, चलो मैम इसके बाद ये क्या लिखा है, बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट, सेक्शन 205 पेज पे तुमको ये बोला था ना, ट्रस्ट को अगर बिजनेस इनकम होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखो, उनका ऑडिट करवाओ, लेकिन अगर कोई कंसील्ड इनकम निकल के आती है सामने तो इस कंसील्ड इनकम के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये वही तो हुआ स्पेसिफाइड वॉयलेशन तुम्हारा, कि तुमको बोला था अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, नहीं रखी तो भी ये वॉयलेशन है, या फिर अगर हमने कंसील्ड इनकम निकाली तो इसके रिस्पेक्ट में तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। आया, ये हटा दो पूरा, सेफ इन्वेस्टमेंट मोड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि किस तरह के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड होते हैं, इसको सिर्फ रीडिंग करना एक बार के लिए, उसके बाद कभी मत करना। डन। अब एक चीज बताओ, तुमको जब बोल रहे हैं कि अगर तुमने कैपिटल एसेट खरीदा
100% डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? तुम बस उसको चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करो। तो फिर डेप्रिसिएशन भी अलाउ करेंगे क्या? नहीं देंगे। एक जगह अगर तुम्हें फुल अलाउ कर ही रहे हैं कंडीशन बेसिस पे, तो फिर से उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो उस पर डेप्रिसिएशन तुमको नहीं मिलेगा। डन मैम। ये क्या है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 नॉट अवेलेबल। समझो मैम, सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। मतलब वो जितने एग्जेम्पशन हम करते थे ना, पार्टनरशिप वाले 10(1), 10(2), 10(2)A, बहुत सारे एग्जेम्पशन की लिस्ट मिलेगी तुमको आईपीसीसी में, जिसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो बोलते वो सारे एग्जेम्पशन मिलेंगे क्या? अरे वैसे ही तो तुम्हारी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है। 15% ऐसे एग्जेम्प्ट है, 85% एप्लीकेशन बेसिस पे एग्जेम्प्ट है। तो तुम डबल डिडक्शन नहीं ले सकते, डबल एग्जेम्पशन भी नहीं ले सकते। तो तुमको एग्जेम्पशन 10 वाली नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट मैम एग्रीकल्चर इनकम, वो मिलेगा। और 1023C करके अभी आगे आएगा, 1023C वाली एग्जेम्पशन एंड 10(1) वाली, यही दो एग्जेम्पशन तुम्हें मिलेगी। और इसका लॉजिक अभी समझ नहीं आएगा, इसका लॉजिक तुम्हें एग्जिट टेक्स्ट में समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो बोलते हैं देखो, वैसे तो जितनी भी जमाने भर की सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन है ना, कुछ नहीं मिलेगी अब, क्योंकि वैसे ही तो एग्जेम्प्ट है। तुम 11-12 में एग्जेम्पशन लो ना उसका, सिर्फ तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगी 1023C और 10(1) की, और कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्योंकि बाकी जितनी भी इनकम है उसमें से 15% ऐसे ही एग्जाम किया है और 85% एप्लीकेशन बेसिस पे वैसे भी एग्जाम करते हैं। आया इस समझ में? फिर अब तुम देखो, देखते जाओ, यही बोला था ना, सबसे पहली स्टार्टिंग क्या की थी कि अगर 11-12 का एग्जामेशन चाहिए तो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वही लिखा है, ट्रस्ट शुड गेट रजिस्टर्ड अंडर 12AA 12AB। यहां तक बात समझ में? 206 पे देखा। अब जो ये चीज मैं समझाने जा रही हूँ उसको समझो। वो बोलता है, if the total income is more than basic exemption, then trust required to maintain books of account and get it audited। मैम ट्रस्ट का तो स्लैब रेट एप्लीकेबल है, तो वही बोल रहा है, अगर ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। आया समझ में? अब ये सारी चीजें कहीं पे भी क्वेश्चन में देखी क्या? नहीं है। तो वही बोला था, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो चाहिए था वो कल ही खत्म हो गया था। अब ये क्या चल रहा है? सिर्फ भरपाई, जो बोलते हैं ना कि दिए सेक्शन तो पढ़ना है, ये वो सारी चीजें, ये सब एमसीक्यू वाला। जो क्वेश्चन का पार्ट था वो कल ही खत्म हो गया, वो सब क्वेश्चन यूज होने, और ये जितने आज अपन पढ़ रहे हैं सब एमसीक्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज समझा रही हूँ तुमको। नीचे क्या लिखा है मैम? आज हम ट्रस्ट को रजिस्टर करो, और ये पॉइंट अच्छे से समझना, क्योंकि मेरे को असेसमेंट प्रोसीजर का एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना है। मैम आज हम ट्रस्ट को रजिस्टर कर रहे हैं। मैम पता है मेरा ट्रस्ट 2018 से चल रहा है, ऑब्जेक्टिव यही है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सेम ऑब्जेक्टिव पे 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जाके मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। क्या मुझे प्रीवियस ईयर का भी आप एग्जेम्पशन दे सकते हो? क्या रेट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ में आया कि मैम मेरा ट्रस्ट कब से चल रहा है? 2018 से, सेम ऑब्जेक्टिव के ऊपर मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन। अब तो नहीं ले सकता पुराना जाके, बैकडेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं। क्या मुझे एग्जेम्पशन मिल सकता है 11-12 का? तो वो बोलते हैं मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए एंड असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। जिन लोगों का असेसमेंट खत्म हो चुका है तो हम असेसमेंट रीओपन करके तुमको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तुम्हारा असेसमेंट क्या होना चाहिए? पेंडिंग होना चाहिए। तो दो चीजें हाईलाइट करो। सबसे पहले असेसमेंट पेंडिंग बिफोर एओ, असेसमेंट पेंडिंग बिफोर एओ, देन एक्टिविटी सेम, एक्टिविटी सेम, अर्लियर वाली कर लो, एक्टिविटी इन अर्लियर असेसमेंट ईयर सेम, ये पूरा करो। समझ में? पहले भी सेम एक्टिविटी होनी चाहिए, और एओ के सामने वो वाला असेसमेंट तो पेंडिंग हो तो दे देंगे तुमको। और तुमको लगता है 2018 का अब तक असेसमेंट पेंडिंग होगा? हो सकता है अगर रीओपनिंग हुई होगी तो। ठीक है, अब मैम जस्ट बिकॉज मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था,
तो क्या कोई भी एओ मेरा रीओपनिंग कर सकता है क्या केस की? क्योंकि मैंने 2018 से ट्रस्ट चलाया और अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन 2023 में लिया। जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द रजिस्ट्रेशन, इज इट अ बेसिस फॉर रीओपनिंग ऑफ अ केस? नो, इसके बेसिस पे कोई केस रीओपन नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट लिख लिया, पढ़ लो जल्दी से इसको, इसके बाद टाइम लिमिट हमने ऑलरेडी कर ली है। हो गया? अब पेज नंबर तुम्हारा 206 पे पूरी टाइम लिमिट स्टार्ट हो गई जो अभी याद की थी। पहली बार वाला 111 था, फिर सारे 6 मंथ और एक सिर्फ मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन कितने में जानी चाहिए? 30 डेज। याद आ रहा है? इनऑपरेटिव वाले में क्या याद रखना? असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने से 6 महीने पहले वहां असेसमेंट ईयर है। याद आ रहा है? अब इसके बाद क्या है? ये पूरा हुआ, फिर 208 पे वही तो है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अभी पड़ी थी। ठीक है, 208 प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फिर वायलेशन वाला भी अभी पॉइंट किया। अब लास्ट में मैम कब कब ये मना कर देंगे रजिस्ट्रेशन? अभी किया था ना, रजिस्ट्रेशन के लिए मना करेंगे जब प्राइवेट रिलीजियस पर्पस है, किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए तुम काम कर रहे हो, या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्सन, और स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ट्रस्ट का फाउंडर या फिर ट्रस्ट का मैनेजर, ऑथर मतलब वो मेन पर्सन, या फिर जिसने 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया है, उनके लिए काम कर रहे हो, तो क्या है, ट्रस्ट तुमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है या फिर इस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन देगा ही नहीं। आया? पढ़ लो इसको, फिर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना। पेज नंबर 210, ये दोनों डिनाइल पढ़ लो और मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन पढ़ लो। बढ़े आगे? अब सुनो मैम, ये मेरा ट्रस्ट, ये रहा है इसके अंदर स्पेसिफाइड पर्सन। ये बोलता है कि अगर ये ट्रस्ट एजुकेशन वाला है या फिर मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने वाला, मतलब सिर्फ इन दो लोगों की ही बात कर रहा है। अगर ये ट्रस्ट एजुकेशन रिलेटेड है या मेडिकल रिलीफ रिलेटेड है, अब इस स्पेसिफाइड पर्सन का सपोज क्या किया आपने, इस स्पेसिफाइड पर्सन को कोई बेनिफिट दिया। कैसा बेनिफिट मैम? सपोज करो हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करवा दिया, ऐसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तो 5 लाख रुपीज लगते हैं, इसको बोला कुछ मत दो, तुम हमारे स्पेसिफाइड पर्सन हो, कुछ पैसा मत दो, ठीक है। या फिर ऐसे तो 5 लाख लगते हैं, इनसे बोला आप सिर्फ 1 लाख रुपीज दो, ये भी हो सकता है। या फिर 5 लाख लगते हैं और हमने इनको 5 लाख ही लिए हैं, मतलब कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई भी केस हो सकता है। तो बोलता है
अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट दिया तो चलो ठीक है, तुम दोनों को अलाउ है बेनिफिट देना, हम मना नहीं कर रहे। एजुकेशन में यार उसका बच्चा भी तो वहां आके पढ़ेगा, क्योंकि रिलेटिव भी कवर है यहाँ पे, रिलेटिव ऑफ फाउंडर, रिलेटिव ऑफ ट्रस्टी, ये भी तो सारे कवर है। तो बोलते हैं देखो तुम्हारे रिलेटिव भी कवर्ड है स्पेसिफाइड पर्सन में। स्पेसिफाइड पर्सन अभी अगर तुमने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है रिलेटिव ऑफ फाउंडर भी है। तो इसकी बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है, फीस लगती है 10 लाख, उससे ले लिया 8 लाख, बेनिफिट दे दिया ना रिलेटिव को। ये बात समझे? तो बोलते हैं देखो मना नहीं कर रहे, बेनिफिट देना पड़ेगा, लेकिन ये जो तुम बेनिफिट दे रहे हो ना, ये तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। मतलब तुमको कुछ भी नहीं मिला फिर भी मानेंगे 5 लाख इनकम हुई है। तुम बेनिफिट दो लेकिन हमको टैक्स चाहिए। मैम यहाँ पे 1 लाख मिले, हम बोलेंगे 4 लाख अभी भी क्या है, तुम्हारी इनकम हुई है वहां पे। 1 लाख ले लिया ठीक है, लेकिन तुमने 4 लाख का बेनिफिट जो दिया ना, वो बेनिफिट तुम्हारी इनकम है। मैम 5 लाख से 5 लाख लिया, इसमें तो कुछ बोलेंगे ही नहीं ना, तुमने पैसा लिया, और पैसा लेके भी वैसे भी क्या है, वो तो इनकम ही हुई ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एनी एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल या मेडिकल ट्रस्ट टू स्पेसिफाइड पर्सन, देन मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारी इनकम बनेगी। हम 5 लाख था, मैंने 5 लाख लिए, तुमने मार्केट वैल्यू पूरी ली, तो वैसे भी इनकम है। मैम 5 लाख की जगह 1 लाख लिए, नहीं भैया, वो जो बचा कुचा 4 लाख है उसको भी यहाँ पे एड ऑन करो, पूरा मार्केट वैल्यू तुम्हारी इनकम बनेगी। मैम हमने कुछ नहीं लिया, हम पूरा की पूरा तुम्हारा ऐड करेंगे, 5 लाख तुम्हारी इनकम है। आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको भी हाईलाइट रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैपिटल गेन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, याद आ रहा है? कैपिटल गेन वाला भी कहाँ यूनिटरी मेथड लगेगी, कहाँ फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, अभी किया। फिर ये स्पेसिफाइड इनकम डन। तो कैन आई से कि वी हैव क्लोज्ड विद दी फाइनली तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैम ये एनोमिनस डोनेशन याद आ रहा है? एनोमिनस डोनेशन 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और ₹1 लाख विच एवर इज हायर। अब मेरे को इसमें काम की चीजें तुमको हाईलाइट करवानी। एनोमिनस में क्या है काम की चीज? तुम ये जो एरो एरो ऐसे स्टार्ट हुए ना बुक में, उसको अच्छे से बॉक्स में लिखो। क्या बोलता है वो? मैम ये हमारा मंदिर है, ठीक है, ये क्या है? हमारा मंदिर। यहाँ पे क्या रखी रहती है? वो बॉक्स रखा रहता है ना, जिसको तुम दान पेटी बोलते हैं अपन। इसमें बहुत पैसा आ रहा है, पैसा पैसा। आप ये समझो मैम बालाजी की बात करो, आपको बाकी सब छोड़ दो, तिरुपति बालाजी। ओहो पीयूष, तिरुपति बालाजी में कितना डोनेशन आता है, अनगिनत। वैसे देखा जाए तो किसी भी रिलीजियस प्लेस पे बहुत सारा डोनेशन आता है। क्या तुम रिलीजियस प्लेस पे 30% का टैक्स लगा पाओगे? पागल हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि करोड़ों में डोनेशन आता है, अरबों में आता है। तो बोलते हैं स्पेसिफिकली अगर ये होली रिलीजियस ट्रस्ट है, सिर्फ रिलीजन के लिए बना है, 115 बीबीसी नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हो? 115 बीबीसी नहीं लगेगा, उसका क्या मतलब है? टैक्स नहीं लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। मतलब सेक्शन 11 एंड 12 अप्लाई करेंगे। तो अगर सिर्फ रिलीजियस के लिए चल रहे हो तो ये एनोमिनस वाली चीजें उस पर लगाना ही मत। ओनली रिलीजियस ट्रस्ट अगर होता है तो एनोमिनस वाला बात ही नहीं आएगी, डायरेक्ट उस पर स्लैब रेट लगेगा। अब अगर किसी दिन इंस्टीट्यूट को पता है कंफ्यूजन क्रिएट करना हुआ ना, तुम पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। कैसे? इंस्टीट्यूट ने लिखा है ट्रस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है, लिख दिया उसने ऊपर। फिर ट्रस्ट की फॉलोइंग इनकम दे दी, ठीक है। फॉलोइंग इनकम में लिखा वही प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की इनकम दे दी, जो भी देनी थी। फिर सपोज करो कुछ और जो भी इनकम उनको देनी थी वो दे दी उनने, और फिर लिख दिया डोनेशन, वो लिख दिया, और लिख दिया एनोमिनस डोनेशन लिख दिया। अब तुम क्या कर रहे होगे पता है? एनोमिनस डोनेशन में वही लगा रहे होगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। करोगे क्या? वॉइस नहीं आई। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये लास्ट में जो एनोनिमस वाला लास्ट वाला पॉइंट बता रहे थे, ये इतना समझ में आया? ये लिखा है एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस पर्पस, ये सारी इनकम दे दी, सब इनकम दी और एनोमिनस भी दे दिया। अब प्रॉब्लम ये, हम तो बिल्कुल एक ही फॉर्मेट पे चलने वाले प्राणी,
हमने ये चीज नोटिस नहीं की, वो एक चीज बोल के उन्होंने खेल लिया कि ये एक्सक्लूसिव रिलीजियस पर्पस के लिए, और एक्सक्लूसिव रिलीजियस पर्पस पे 115 बीबीसी लगता ही नहीं है। और जब 115 बीबीसी लगता ही नहीं है तो तुम ये करोगे क्या कैलकुलेशन? और हम जनरली वो कैलकुलेशन करके ही आते, क्योंकि हम वहां पे भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा की पूरा स्लैब में जाएगा। जिस दिन इनको खेलना होगा ना, इतने से पॉइंट पे खेल जाएंगे और तुम्हारा पूरा हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि मैम इसमें भी मतलब 15% सेटअप पार्ट और 85% बाकी का, वैसे ही होगा ना? सिर्फ वही चलेगा। यहाँ पे ये 5% और ये वाली कहानी आएगी नहीं, क्योंकि ये तो 115 बीबीसी की आया। तो ये एक्सक्लूसिवली याद रखना, ये मेन चीज है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है मैम, होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस भी लिखोगे तो भी यही बोल रहे हो, चाहे सिर्फ रिलीजन हो, चाहे सिर्फ चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस हो। मैम अगर यहाँ पे क्या बोलता है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी इफ इट हैज मेड विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन दैट द डोनेशन शुड बी यूज्ड फॉर ये। देखो क्या बोल रहा है वो, दो चीज, सिर्फ रिलीजियस पर्पस है तो भी 115 डबल बीसी नहीं लगाना, ठीक है। फिर बोलता है सिर्फ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा 115 बीबीसी में। मतलब ये कहाँ जाएगा मैम, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैम स्पेसिफिकली मेरा ट्रस्ट ना एजुकेशन वाला है, मेडिकल वाला है, स्पेसिफिकली एजुकेशन, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्पिटल कुछ भी हो सकता है। और मैम यहाँ पे वो बोल रही स्पेसिफिकली किसी ने मुझे डोनेशन दिया और बताया कि इसी काम में इसको यूज करना। अब मैम चैरिटेबल पर्पस तो चल रहा था मेरा, और उसने किसी ने डोनेशन देके स्पेसिफिकली बता दिया इस काम के लिए यूज करना, बोलते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन पे हम 115 बीबीसी एप्लीकेबल कर देंगे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। बट यू शुड जस्ट हाईलाइट, ये पूरे बॉक्स में लिख लो, इस चीज को एक बॉक्स बना लो, क्योंकि यही है जिसपे वो एनोमिनस डोनेशन पे खेल सकते। तो इसको एक बॉक्स में रख लो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में भर के ही जाना एग्जाम में। तुम्हें सिर्फ एक चीज क्या नोटिस करनी है, रिलीजियस और सिर्फ चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस दिया हो तो वहां पे वो याद रखना 5% के लॉजिक मत लगाना। पेज टर्न करो, 214 पे आ जाओ फिर। मैम आप एग्जिट टैक्स भी आज ही करवाओगे क्या? एग्जिट टैक्स टाइम कितना होगा? 850। 1 घंटा लगेगा। मैम ऑफिस जाना है, आज थोड़ा जल्दी जाना है। इसको तो खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद ही तुम्हें जाने मिलेगा, ठीक है। 10 मिनट लगेंगे इसमें। ओके मैम। चलो अब 1023C पे आ जाओ, सिर्फ हाईलाइट करना है काम की चीजें। व्हाट इज 1023C मैम? देखो, या तो मुझे 11-12 में रजिस्ट्री एग्जेम्पशन चाहिए तो मुझे सेक्शन 12AB में रजिस्टर होना पड़ता है। मुझे 11-12 का अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो आई शुड गेट रजिस्टर्ड अंडर 12AB, ठीक है मैम। किसी रीजन से 12AB में रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा, मुझे 12AB में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो तुम चाहो तो तुम इस सेक्शन में भी आ सकते हो। बट यहाँ पे जो कंडीशन पे तुम्हें ये रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर तुम वो कंडीशंस फुलफिल करते रहोगे तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलता रहेगा 1023C का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो सीधे सिर्फ तुम 12AB में रजिस्टर हो, ये इंक्वायरी करेंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ ये कंडीशंस देके रखेंगे, ये कंडीशन कंप्लाई करते रहना तो तुमको रजिस्टर एग्जेम्पशन मिलता रहेगा 1023C का। यहाँ तक बात समझ में? अब मैम बात पता है क्या है, बात इतनी सी है कि मेरा जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। मतलब मोर देन 50% जो है, आउट ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट जो मुझे डोनेशन या ग्रांट रिसीव होती है ना, वो गवर्नमेंट से होती है। मतलब किसका इंटरवेंशन है मेरे ट्रस्ट में? गवर्नमेंट का। तो जहां पे आपका ट्रस्ट
नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए चल रहा है, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए आपका ट्रस्ट चल रहा है, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी मतलब चाहे एजुकेशन वाला हो या फिर मेडिकल वाला। अब मेडिकल का मैम यूनिवर्सिटी हो सकती है, मेडिकल के लिए कॉलेज हो सकता है, तो वो बोल रहे हैं बस एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल वाली चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में हो, कॉलेज के फॉर्म में हो, कैसे भी हो। अगर गवर्नमेंट आपको ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल रिसिव गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सारी इनकम एग्जाम्प्ट है। इसकी जो भी ट्रस्ट है ना 1023C में बोलता है इस ट्रस्ट की जितनी इनकम होगी, बस कंडीशन बता दी ना उसने, कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट 50% से ज्यादा पैसा देती है, हाँ देती है, सारी इनकम एग्जाम्प्ट। अब वो 11-12 नहीं कर रहे हो कि अप्लाई किया नहीं अप्लाई किया, वो सब खत्म हो गया। कंडीशन दे दी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। क्या ये बात समझ में? मैम मेरे इसमें ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, बट मैं एजुकेशन या मेडिकल वाला ही जो आपने बोला था ना वही ट्रस्ट हूँ, गवर्नमेंट तो है नहीं, नॉन प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, है एजुकेशन या फिर मेरा है मेडिकल। तो बोलता है ऐसे केस में अगर 5 करोड़ तक आपकी एनुअल रिसिप्ट है तो एग्जाम, तो यहाँ पे आपकी एनुअल रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़। मैम 6 करोड़ है, नहीं हो पाएगा, 5 करोड़ तक है, वी विल एग्जाम्प्ट इट। मैम लास्ट, अगर ऐसा हो, कैसा हो कि मेरा ट्रस्ट है, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस पर्पस है, कोई भी ट्रस्ट है, मैं उसमें क्या हूँ 11-12 में नहीं जा सकती, तो अभी बताया था ना नहीं जा सकते तो जाओ 23 में, लेकिन वो जो जो कंडीशंस देंगे सारी कंडीशन कंप्लाई करोगे तो तुम्हारी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती रहेगी, बस वो कंडीशनल एग्जेम्पशन है और वो केस टू केस बेसिस पे वेरी कर सकती है। आया? अब तुम्हें पता है क्या, फॉर योर सरप्राइज 1023C की भी टाइम लिमिट दे के रखी है, और ये पता है और कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो अभी हम कर रहे थे ना 12AB की, कट कॉपी पेस्ट वही है, बस तुम्हें किससे रिप्लेस करना है इसको, 12AB लिखो या 1023C लिखो, ये टेबल सेम है। आया? मैम आपने बोला कि 6 करोड़ है तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो 100% 6 करोड़ होगा या एक्सेस ऑफ 5 करोड़? ठीक है, सिर्फ 5 करोड़ तक तुम्हारी इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी, उसके बाद तुम बड़े हो जाओ, फिर कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मैम बड़े हो गए तो हमको तो चाहिए फिर भी एग्जाम्पशन, तो जाओ फिर 1023C में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, वो कंडीशनल तुम्हें एग्जाम्पशन दे सकते, तो फिर तुम्हें वो रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 1 घंटे का कल रहेगा अपना फिर ये एग्जिट टैक्स का। ठीक है, आज नहीं करते तो मतलब 1 दिन पीछे हो गया अभी, कल ये और एक डिविडेंड वाला पार्ट करना है। चलो।